नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गाउसी अवधारणाओं की। मतलब वो जो घंटी वाला कर्व होता है ना, वहां से शुरू करके देखेंगे कि ये सांख्यिकी, मशीन लर्निंग और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ये काफी फैला हुआ विषय है। तो सबसे पहले ये गाउसी, ये शब्द आया कहाँ से, मतलब क्या है इसका? तो ये शब्द असल में एक जर्मन गणितज्ञ थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। 18वीं-19वीं सदी के बहुत बड़े गणितज्ञ थे वो। अच्छा। उनके नाम पर है। और आजकल जब हम गाउसी कहते हैं तो ज्यादातर हमारा मतलब गाउसी वितरण या जिसे सामान्य वितरण भी कहते हैं, उससे होता है। हाँ, वो घंटी वाला कर्व। वही जो दिखाता है कि ज्यादातर चीजें, जैसे लोगों की लंबाई ले लें या परीक्षा के नंबर, वो एक औसत मान के आसपास कैसे जमा होती हैं। और ग्राफ बनाओ तो घंटी जैसी शक्ल दिखती है। पर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, घंटी जैसा दिखता है, पर इसका फायदा क्या? देखिए, फायदा ये है कि ये प्रकृति में और हमारे बनाए सिस्टम में भी पैटर्न पहचानने में मदद करता है। अच्छा। जैसे जैसे मैंने लंबाई का उदाहरण दिया, ये पैटर्न वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, डेटा एनालिस्ट को, सबको भविष्यवाणी करने में मदद करता है। और अनिश्चितता को समझने में भी। साथ ही गणित के हिसाब से देखें तो ये काफी सरल और सुरुचिपूर्ण भी हैं। ओके। तो जटिल चीजों का मॉडल बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इस घंटी वाले कर्व से ही। तो ये गाउसी वितरण या सामान्य वितरण आखिर है क्या चीज ये? ये बस ये बताने का एक तरीका है कि आपका डेटा कैसे फैला हुआ है। ठीक है। कल्पना कीजिए, आप शहर के सारे वयस्कों की लंबाई नापते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ज्यादातर लोग औसत लंबाई के आसपास होंगे, है ना? और बहुत लंबे या बहुत छोटे लोग कम होंगे। हाँ, कम होंगे। इसी से वो एक चिकनी सी, दोनों तरफ बराबर घंटी जैसी शक्ल बन जाती है। अच्छा। और आपने कहा था कि इसकी पहचान दो चीजों से होती है, औसत और फैलाव। बिल्कुल। औसत या माध्य वो तो घंटी का एकदम सेंटर पॉइंट है। ठीक है। और फैलाव या मानक विचलन वो बताता है कि घंटी कितनी चौड़ी या पतली है। मतलब डेटा कितना बिखरा हुआ है औसत के आसपास। हाँ, ये तो सुना है। और इसकी कुछ खास बातें भी है ना, जैसे ये सिमेट्रिकल होता है। हाँ, सममित। मतलब बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा दिखता है, शीशे की तरह। और ज्यादातर डेटा बीच में होता है। बिल्कुल, औसत के पास। और एक वो मशहूर नियम भी है, 68, 95, 99.7 वाला। हाँ, बताइए उसके बारे में। वो ये कहता है कि लगभग 68% डेटा औसत के एक मानक विचलन के अंदर ही मिल जाएगा। अच्छा। करीब 95% डेटा दो मानक विचलन के दायरे में। और लगभग सारा ही, मतलब 99.7%, तीन मानक विचलन के अंदर आ जाता है। और इसके वो किनारे, टेल्स, वो कहाँ तक जाते हैं? सैद्धांतिक रूप से तो अनंत तक, लेकिन वो जल्दी ही शून्य के बहुत करीब आ जाते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा अलग मान, एक्सट्रीम वैल्यूज मुमकिन तो हैं, पर बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। एक और चीज होती है ना, मानक सामान्य वितरण, स्टैंडर्ड नॉर्मल। हाँ, वो इसका एक खास केस है। उसमें औसत शून्य होता है और मानक विचलन 1। अच्छा। सांख्यिकी में इसे अक्सर एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, तुलना करने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दिमाग में ये है कि आखिर ये वितरण इतना आम क्यों है? हर जगह ये घंटी क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत में, केंद्रीय सीमा प्रमेय या CLT। केंद्रीय सीमा प्रमेय, ये क्या है? ये गणित का एक कमाल का सिद्धांत है। ये कहता है कि अगर आप बहुत सारी स्वतंत्र रैंडम चीजों का औसत निकालते हैं, भले ही वो अकेली चीजें खुद घंटी के आकार की ना हो। जैसे पासा फेंकना। हाँ, जैसे पासा फेंकना, या मान लीजिए माप लेने में होने वाली छोटी छोटी गलतियां। ठीक है। तो उन सब का औसत जो है वो धीरे धीरे घंटी के आकार का पैटर्न बनाने लगता है। अरे वाह! मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रैंडम फैक्टर मिलकर जो नतीजा देते हैं वो अक्सर गाउसी होता है, मोटे तौर पे। हाँ, इसीलिए ये माप की गलतियों, या जैसे कई जीन्स मिलकर किसी की लंबाई तय करते हैं, उन जैविक लक्षणों, अच्छा, या कुछ हद तक शेयर बाजार के उतार चढ़ाव जैसी चीजों के लिए एक नेचुरल फिट जैसा लगता है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आपने सांख्यिकी कहा। हाँ, सांख्यिकी में तो है ही, परिकल्पना परीक्षण में, जैसे कोई दवा काम कर रही है या नहीं ये देखने के लिए। और वित्त में? वित्त में भी, स्टॉक की कीमतों या जोखिम का मॉडल बनाने में, जैसे ब्लैक शोल्स मॉडल का आधार यही है। हालांकि वित्त में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि असल दुनिया में कभी कभी एक्सट्रीम घटनाएं गाउसी अनुमान से ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना जरूरी है। और विज्ञान में? विज्ञान में भी भौतिक माप जैसे तापमान या कणों की गति वगैरह अक्सर गाउसी वितरण दिखाते हैं। ये वाकई में एक फंडामेंटल चीज है। ठीक है, तो ये तो हुई डेटा के वितरण की बात।
अब वो जो गाउसी फंक्शन है जो इस शक्ल को बनाता है, क्या उसका अलग से भी कोई रोल है? हाँ बिल्कुल। गाउसी फंक्शन वो गणितीय सूत्र हैं जिससे ये घंटी का आकार बनता है। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ संभाव्यता वितरण तक सीमित नहीं है, ये उससे ज्यादा व्यापक है। अच्छा, कैसे? इसे 3 चीजें परिभाषित करती हैं। चोटी कितनी ऊंची है, एम्पलीट्यूड, केंद्र कहाँ है, मीन, और वक्र कितना चौड़ा है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक। और क्योंकि ये बहुत चिकना होता है, मतलब इसमें कोई नुकीले कोने नहीं होते। स्मूथ होता है। हाँ, स्मूथ। और केंद्र से दूर जाने पर तेजी से शून्य की तरफ जाता है। इन गुणों की वजह से ये सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत काम आता है। सिग्नल प्रोसेसिंग मतलब आवाज या इमेज वगैरह में? हाँ, जैसे ऑडियो सिग्नल से फालतू का शोर हटाने के लिए फिल्टर बनाने में। ओके। या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इमेज को धुंधला करने के लिए जो गाउसी ब्लर होता है वो इसी पर आधारित है। अरे हाँ, गॉसी ब्लर। वही, भौतिकी में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे किसी चीज में गर्मी कैसे फैलती है या क्वांटम कण का वेव पैकेट कैसा दिखता है, ये बताने में। और इसकी एक और खास गणितीय बात यह है कि अगर आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है? वो सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखने का एक तरीका है। तो गाउसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एक गाउसी फंक्शन ही होता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। इससे गणना आसान हो जाती होगी। हाँ, काफी। इसीलिए ये सिग्नल प्रोसेसिंग में इतना उपयोगी है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये घंटी का आकार डेटा को दिखाता है और इसका गणितीय रूप यानी गाउसी फंक्शन अपने आप में एक उपयोगी टूल है। पर जैसा आपने कहा, असल दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। सही बात है। क्या हो अगर हमारे डेटा में एक नहीं बल्कि कई समूह छिपे हों? जैसे आपने शुरू में पुरुष और महिलाओं की लंबाई का उदाहरण दिया था, वहां तो शायद 2 घंटियां बनेंगी। बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर गाउसी मिश्रण मॉडल या GMMs काम आते हैं। गाउसी मिश्रण मॉडल? हाँ, ये तब इस्तेमाल होते हैं जब हमें लगता है कि हमारा डेटा किसी एक घंटी से नहीं आ रहा, बल्कि कई अलग-अलग गाउसी वितरणों का मिश्रण है। जैसे कई सारी घंटियों को एक साथ मिला दिया गया हो। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। GMM ये मानकर चलता है कि आपका डेटा कई अदृश्य उपसमूहों से मिलकर बना है। और हर उपसमूह का अपना अलग घंटी वाला पैटर्न है, अपना औसत, अपना फैलाव। तो मॉडल का काम क्या होता है फिर? मॉडल का काम होता है ये पता लगाना कि कितने समूह हैं, हर समूह कैसा दिखता है, उसका औसत फैलाव क्या है, और हर समूह का कुल डेटा में कितना हिस्सा है, उसका वजन क्या है। पर ये पता कैसे लगाता है? मतलब अगर समूह अदृश्य है तो कौन सा डेटा पॉइंट किस समूह का है, ये कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए एक बहुत चालाक तरीका इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं अपेक्षा अधिकतमीकरण या EM एल्गोरिदम। अपेक्षा अधिकतमीकरण ये कैसे काम करता है? ये 2 कदम बार बार दोहराता है। पहला कदम है अपेक्षा या E स्टेप। इसमें मॉडल मौजूदा अनुमानों के आधार पर अंदाजा लगाता है कि हर डेटा पॉइंट की हर समूह से आने की कितनी संभावना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालता है। हाँ। फिर दूसरा कदम है अधिकतमीकरण या M स्टेप। इसमें वो उन संभावनाओं का इस्तेमाल करके हर समूह के पैरामीटर, औसत, फैलाव, वजन को अपडेट करता है ताकि वो डेटा को बेहतर ढंग से फिट कर सके। और ये बार बार होता रहता है? हाँ, ये E स्टेप और M स्टेप तब तक चलते रहते हैं जब तक मॉडल के पैरामीटर बदलना बंद नहीं हो जाते, मतलब मॉडल स्थिर नहीं हो जाता। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? जैसे ग्राहकों को अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए? बिल्कुल। ग्राहकों का वर्गीकरण, कस्टमर सेगमेंटेशन, इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जैसे उनकी खरीदारी की आदतों के आधार पर उन्हें बार्गेन हंटर, लग्जरी बायर जैसे समूहों में बांटना। और शायद कुछ अजीब पैटर्न पकड़ने में भी? हाँ, विसंगति का पता लगाना, एनोमली डिटेक्शन। जैसे किसी नेटवर्क में साइबर हमले जैसी असामान्य गतिविधि को पहचानना जो किसी भी सामान्य समूह में फिट नहीं होती। भाषण पहचानने, स्पीच रिकॉग्निशन, और इमेज प्रोसेसिंग जैसे चेहरे का पता लगाना में भी इसी तरह की तकनीकें काम आती हैं। ये डेटा के अंदर छिपी हुई संरचना को उजागर करने में बहुत मदद करते हैं। ये GMM तो छुपे हुए समूहों को ढूंढने में बड़े काम के हैं। लेकिन मान लीजिए हमें किसी ऐसी चीज का मॉडल बनाना है जो समय के साथ बदल रही है, जैसे कल मौसम कैसा रहेगा। और हमें सिर्फ एक नंबर नहीं चाहिए, बल्कि ये भी जानना है कि हम अपने अनुमान पर कितने पक्के हैं, मतलब कितनी अनिश्चितता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसके लिए एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक है, गाउसी प्रक्रियाएं, गाउशियन प्रोसेसेस, GPs। ये GMM से अलग कैसे हैं? ये थोड़े अलग तरीके से काम करती हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके डेटा में फिट हो सकने वाले सभी संभावित फंक्शंस पर एक संभाव्यता वितरण परिभाषित करती हैं। एक मिनट, सभी संभावित फंक्शन पर संभाव्यता, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब ये क्या करता है?
कल्पना कीजिए आप तापमान का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। एक सामान्य मॉडल शायद आपको एक लाइन देगा जो समय के साथ तापमान दिखाती है। ठीक है। जीपी आपको एक लाइन नहीं बल्कि संभावित लाइनों का एक पूरा बादल या बैंड देगा। ये बताएगा कि कौन सी लाइनें ज्यादा संभावित हैं, जहां बैंड ज्यादा घना है, और उस बैंड की चौड़ाई क्या है जो हमारी अनिश्चितता दिखाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि ये भी बताता है कि भविष्यवाणी कितनी भरोसेमंद है, जैसे प्लस माइनस कितना हो सकता है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता का अनुमान देता है। ये कैसे काम करता है? इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते होंगे। हाँ, ये जिन मुख्य चीजों से परिभाषित होता है। एक औसत फंक्शन, मेन फंक्शन, जो बताता है कि हम बिना डेटा देखे क्या उम्मीद करते हैं, अक्सर इसे शून्य मान लेते हैं। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्नल या कोवेरियंस फंक्शन। कर्नल, ये क्या चीज है? कर्नल ये बताता है कि डेटा के अलग अलग बिंदु, जैसे अलग अलग समय पर तापमान, एक दूसरे से कितने मिलते जुलते या संबंधित हैं। अच्छा। जैसे एक आम कर्नल स्क्वायर्ड एक्सपोनेंशियल ये मानता है कि जो समय बिंदु पास पास हैं उनके तापमान भी मिलते जुलते होंगे। इसी से मॉडल में चिकनापन आता है। तो ये पारंपरिक मॉडल जैसे सीधी रेखा फिट करना या पॉलिनोमियल फिट करना उनसे ज्यादा लचीला हुआ, क्योंकि ये किसी खास शक्ल में बंधा नहीं है। हाँ, ये बहुत ज्यादा लचीला है। ये डेटा के आधार पर जटिल पैटर्न सीख सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये हर भविष्यवाणी के साथ एक आत्मविश्वास अंतराल देता है। ये तो बहुत उपयोगी लगता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मशीन लर्निंग में रिग्रेशन, संख्याओं का अनुमान लगाना, और कभी-कभी वर्गीकरण में भी। ये बायेसियन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत लोकप्रिय हैं। बायेसियन ऑप्टिमाइजेशन वो क्या है? वो जटिल मॉडलों जैसे न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर को कुशलता से ट्यून करने का एक तरीका है। जीपीज इसमें मदद करते हैं। अच्छा, और समय श्रृंखला विश्लेषण में जैसे स्टॉक की कीमतें या मौसम के पैटर्न, और स्थानिक विश्लेषण में भी जैसे भूविज्ञान में किसी इलाके में खनिज भंडार का नक्शा बनाना। लेकिन इतनी ताकत और लचीलेपन की कोई कीमत भी होगी? ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, इसकी गणना थोड़ी महंगी पड़ सकती है, खासकर जब डेटा बहुत ज्यादा हो। मतलब धीमा हो जाता है। हाँ, पारंपरिक तरीकों के तुलना में बड़े डेटा सेट पर जीपी चलाना धीमा हो सकता है। ये इसकी एक मुख्य चुनौती है। इस पर काम चल रहा होगा? बिल्कुल। स्केलेबल जीपीज यानी बड़े डेटा पर चलने वाले जीपीज बनाने पर बहुत शोध हो रहा है। अच्छा, हमने वितरण, फंक्शन, मिश्रण मॉडल, प्रक्रियाएं, काफी कुछ देख लिया। अब थोड़ा रैखिक बीजगणित की तरफ चलें। वहां भी गाउसी का नाम आता है, गाउसी विलोपन। हाँ, बिल्कुल। गाउसी विलोपन रैखिक समीकरणों के सिस्टम को हल करने का एक क्लासिक और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। रैखिक समीकरण जैसे स्कूल में पढ़ते थे, x + y = 5, 2xy = 1। हाँ, उसी तरह के, पर अक्सर बहुत सारे चर, वेरिएबल्स और बहुत सारे समीकरण होते हैं। तो ये गाउसी विलोपन करता क्या है? इसमें हम समीकरणों को एक ग्रिड या मैट्रिक्स में लिखते हैं, फिर कुछ खास तरह के ऑपरेशन करते हैं पंक्तियों पर। कैसे ऑपरेशन? 3 तरह के। आप 2 पंक्तियों की अदला बदली कर सकते हैं, आप किसी पंक्ति को किसी संख्या 0 के अलावा से गुणा कर सकते हैं, या आप एक पंक्ति का कुछ गुना दूसरी पंक्ति में जोड़ या घटा सकते हैं। अच्छा, और इससे होता क्या है? इन ऑपरेशनों से हम मैट्रिक्स को धीरे धीरे एक सरल रूप में बदलते जाते हैं, जिसे रो इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में समीकरणों को हल करना आसान हो जाता है। आखिरी स्टेप होता है बैक सब्स्टिट्यूशन, जिससे हम एक एक करके चर के मान निकाल लेते हैं। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लगता है। क्या इसके कुछ अलग रूप भी हैं? हाँ, एक है गॉस जॉर्डन विलोपन, जो मैट्रिक्स को और भी सरल रूप, रिड्यूस्ड रो इशेलॉन फॉर्म में बदल देता है, जिससे समाधान सीधे मिल जाता है। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण तकनीक है पिविटिंग। ये तब इस्तेमाल होती है जब गणना करते समय संख्याएं बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो जाएं, जिससे कंप्यूटर में त्रुटियां आ सकती हैं। पिविटिंग सटीकता बनाए रखने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा, जैसे किसी पुल या इमारत के ढांचे का विश्लेषण करने में, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने में। कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी 3D मॉडल में चीजों को घुमाने, रोटेट या उनका आकार बदलने, स्केल के लिए जो गणनाएं होती हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। और ऑप्टिमाइजेशन समस्याओं में, जैसे किसी कंपनी को अपने संसाधन जैसे पैसा, कच्चा माल कैसे बांटने चाहिए
ताकि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस तरह की समस्याओं में जो बाधाएं होती हैं, कंस्ट्रेंट्स, उन्हें हल करने में ये काम आता है। वाह, तो ये गाउसी विलोपन भी काफी काम की चीज है। अच्छा, भौतिकी और इंजीनियरिंग में क्या गाउसी अवधारणाओं के और भी खास अनुप्रयोग हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे ऑप्टिक्स में लेजर लाइट की बात करें तो लेजर? हाँ, एक आदर्श लेजर बीम की तीव्रता का प्रोफाइल अगर आप उसे क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो गाउसी होता है। उसे गाउसी बीम कहते हैं। मतलब उसकी रोशनी बीच में सबसे तेज होती है और किनारे की तरफ कम होती जाती है, घंटी के आकार में। काटने के लिए या चिकित्सा में सर्जरी के लिए, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स जैसे ऑप्टिकल संचार में सिग्नल भेजने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार में? वहां गाउसी शोर का जिक्र आता है। ये एक तरह का रैंडम उतार चढ़ाव होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, जैसे तापमान की वजह से, अणुओं के कंपन से। अच्छा, ये अनचाहा शोर होता है? हाँ, अक्सर अनचाहा होता है। और इसकी खासियत यह है कि इसका आयाम गाउसी वितरण का पालन करता है। तो इसका मॉडल बनाने में गाउसी वितरण काम आता है? हाँ, संचार प्रणालियों में शोर का प्रभाव कैसा होगा इसका अध्ययन करने के लिए, और फिर ऐसे एल्गोरिदम विकसित करने के लिए भी जो सिग्नल जैसे इमेज या ऑडियो से इस गाउसी शोर को हटा सकें। अच्छा, अब थोड़ा मशीन लर्निंग की तरफ वापस आते हैं। हमने जीएमएस और जीपीएस की बात की, क्या और भी जगह गाउसी अवधारणाएं दिखती हैं? हाँ, काफी जगह, जैसे सपोर्ट फैक्टर मशीन एसवीएम में। एसवीएम, वो डेटा को वर्गीकरण करने के लिए होता है ना? हाँ, एसवीएम में कर्नल का इस्तेमाल होता है, और एक बहुत लोकप्रिय कर्नल है गाउसी कर्नल या आरबीएफ कर्नल। अच्छा, यहाँ भी कर्नल, ये क्या करता है? ये एसवीएम को जटिल नॉन लीनियर डेटा को संभालने में मदद करता है। मतलब अगर डेटा को सीधी रेखा से अलग नहीं किया जा सकता, तो गाउसी कर्नल उसे एक उच्च आयामी स्पेस में ले जाकर अलग करने की कोशिश करता है। वाह! और जीपीएस की बात तो हमने की ही थी, खासकर बायेशन ऑप्टिमाइजेशन में उनका रोल। हाँ, एक और एल्गोरिदम है गाउसी नाइव बेस। नाइव बेस? ये वर्गीकरण के लिए है? हाँ, ये एक सरल और तेज वर्गीकरण एल्गोरिदम है। गाउसी वाला संस्करण ये मानकर चलता है कि हर क्लास के लिए डेटा की विशेषताएं, फीचर्स गाउसी रूप से वितरित हैं। अच्छा, ये एक धारणा है? हाँ, ये नईव धारणा है कि विशेषताएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, पर फिर भी ये टेक्स्ट वर्गीकरण जैसे स्पैम ईमेल पहचानना या चिकित्सा निदान जैसे कामों में अक्सर अच्छा प्रदर्शन करता है। काफी व्यापक है ये सब। क्या गणित में भी कुछ और उन्नत विषय हैं जहां गाउसी का नाम आता है? हाँ, जैसे गाउसी समाकलन, गॉसियन इंटीग्रल्स। ये कुछ खास तरह के इंटीग्रल होते हैं जिनका संभाव्यता सिद्धांत और भौतिकी में बहुत महत्व है। ओके। और फूरियर ट्रांसफॉर्म वाली बात तो हमने की थी। गाउसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म गाउसी ही होता है। हाँ। एक और महत्वपूर्ण विस्तार है बहुभिन्न रूपी गाउसी वितरण, मल्टीवेरिएट गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुभिन्न रूपी मतलब जब हम एक साथ एक से ज्यादा चर वेरिएबल्स का मॉडल बनाना चाहते हैं जो गाउसी पैटर्न दिखाते हों, जैसे सिर्फ लोगों की लंबाई नहीं बल्कि लंबाई और वजन दोनों एक साथ। अच्छा, और ये उनके बीच के संबंध को भी ध्यान में रखता है, जैसे क्या लंबे लोग ज्यादा वजनी होते हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ अलग अलग चरों के वितरण को ही नहीं देखता, बल्कि उनके बीच के सहसंबंध, कोरिलेशन या कोवेरियंस को भी मॉडल करता है। ये वित्त और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। ये तो वाकई बहुत कुछ है। क्या आम तौर पर लोग इन सब चीजों के साथ काम करने के लिए कुछ खास सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, आजकल ये सब करना बहुत आसान हो गया है। पाइथन में बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं। जैसे नमपाई और साइपाई में बुनियादी गाउसी फंक्शन और वितरण के लिए सपोर्ट है। स्किट लर्न में जीएमएस, गाउसियन नाइव बेस, एसवीएम गाउसी कर्नल के साथ सब कुछ है। जीपीएस के लिए जीपीवाई या जीपीफ्लो जैसी विशेष लाइब्रेरीज हैं। और पाइथन के अलावा मैटलैब और आर में भी इनके लिए जबरदस्त सपोर्ट मौजूद है। आर तो सांख्यिकी के लिए बना ही है, तो इन उपकरणों की वजह से शोधकर्ता और प्रैक्टिशनर्स आसानी से इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कोई पाइथन में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, जैसे मैंने ग्राहकों के वर्गीकरण का उदाहरण दिया था, आप पाइथन में स्काईकिट लर्न का उपयोग करके ग्राहकों के खर्च करने के डेटा पर जीएमएफ फिट कर सकते हैं। अच्छा। और मॉडल आपको बता सकता है कि शायद 2 या 3 तरह के ग्राहक समूह हैं, जैसे कम खर्च करने वाले, मध्यम खर्च करने वाले और ज्यादा खर्च करने वाले। फिर आप हर समूह के लिए अलग मार्केटिंग रणनीति बना सकते हैं। समझ गई। तो ये उपकरण इसे काफी व्यवहारिक बना देते हैं।
अच्छा, हमने इन गाउसी अवधारणाओं के इतने सारे ताकतें देखी, लेकिन क्या इनमें कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। सबसे पहली बात तो वही गाउसी धारणा वाली है ना? कि क्या सारा डेटा वाकई घंटी के आकार का होता है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सीमा है। असल दुनिया का बहुत सारा डेटा गाउसी नहीं होता। जैसे मैंने आय वितरण का उदाहरण दिया था, वो अक्सर एक तरफ झुका होता है। हाँ। या फिर शेयर बाजार के रिटर्न में मोटी पूंछ होती है, मतलब बहुत बड़ी गिरावट या उछाल गाउसी मॉडल के अनुमान से कहीं ज्यादा बार होती है। ऐसे डेटा पर आंख बंद करके गाउसी मॉडल लगाना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और कोई सीमा? दूसरी है कंप्यूटेशनल लागत। जैसा हमने जीपीएस और कुछ हद तक जीएमएस के बारे में कहा था कि वो बड़े डेटा पर धीमे हो सकते हैं। हाँ, उनकी गणना जटिल हो सकती है, खासकर जब डेटा का आकार या आयाम डायमेंशंस बहुत ज्यादा हों। और गाउसी विलोपन के बारे में? गाउसी विलोपन वैसे तो बहुत कुशल है, लेकिन कंप्यूटर पर लागू करते समय संख्यात्मक अस्थिरता, न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी की समस्या आ सकती है अगर संख्याएं बहुत अलग-अलग परिमाण की हों। इसीलिए पिवेटिंग जैसी तकनीकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सीमाएं हैं। भविष्य में क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? क्या इन सीमाओं को दूर करने की कोशिश हो रही है? हाँ, बिल्कुल। शोध लगातार जारी है। जैसे मैंने बताया, स्केलेबल गाउसीय प्रक्रियाएं, स्केलेबल गाउसियन प्रोसेसेस विकसित की जा रही हैं ताकि उन्हें बड़े डेटा सेट पर तेज बनाया जा सके। इसमें सन्निकटन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। एक और रोमांचक दिशा है डीप गाउसीय प्रक्रियाएं। डीप मतलब डीप लर्निंग से जुड़ा हुआ? हाँ, ये जीपीएस की परतों को डीप लर्निंग आर्किटेक्चर के साथ जोड़ते हैं। इससे बहुत जटिल पैटर्न सीखने की क्षमता मिलती है, खासकर इमेज या अनुक्रमिक डेटा में। और क्या गाउसी के अलावा भी कुछ देखा जा रहा है? हाँ, शोधकर्ता गाउसी से परे जाकर दूसरे तरह के वितरणों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे ऐसे वितरण जो विषम डेटा या भारी पूंछ वाले डेटा को बेहतर ढंग से मॉडल कर सकें, ताकि असल दुनिया की घटनाओं को ज्यादा सटीकता से पकड़ा जा सके। बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि हमारे मॉडल वास्तविकता के ज्यादा करीब हों। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने गाउसी वितरण के मूल घंटी वक्र से शुरुआत की, फिर फंक्शन, मिश्रण मॉडल, प्रक्रियाएं, विलोपन और उनके तमाम अनुप्रयोग देखे। हाँ, हमने एक लंबी यात्रा तय की है। सार ये है कि ये गाउसी अवधारणाएं गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, इन सबको जोड़ने वाला एक धागा है। ये डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न समझने, भविष्यवाणी करने और सबसे जरूरी अनिश्चितता को मापने का एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण और शक्तिशाली तरीका प्रदान करती हैं। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर लेजर डिजाइन करने और एआई मॉडल बनाने तक ये हर जगह है। बिल्कुल, ये डेटा को समझने के हमारी टूल किट का एक मौलिक हिस्सा है। इन्हें समझना और हाँ, इनकी सीमाओं को भी समझना आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। ये वाकई हमारे आसपास की दुनिया के पैटर्न में एक तरह की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि लाती हैं। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमने देखा कि सामान्य यानी गाउसी वितरण को मान लेना कितना सुविधाजनक है, पर इसकी सीमाएं भी हैं। तो जरा सोचिए, सामाजिक विज्ञान या वित्त जैसे क्षेत्रों में जहां वास्तविकता अक्सर एक आदर्श घंटी के वक्र से कहीं ज्यादा जटिल, ऊबड़-खाबड़ और अप्रत्याशित होती है, वहां इस सामान्य की धारणा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना हमारी समझ या हमारी भविष्यवाणियों को कैसे अच्छा या बुरा आकार दे सकता है। मतलब कब ये सरलीकरण हमें पैटर्न देखने में मदद करता है और कब ये हमें उन जरूरी बारीकियों या उन चरम घटनाओं से अंधा कर देता है जो इस सांचे में फिट नहीं बैठती। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।